हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो इसका सही आंसर आएगा वॉटसन ने कहा है। वॉटसन ने जो जॉन बी वॉटसन जो है इन्होंने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, और इन्होंने ही क्या है कहा है कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के माध्यम को बढ़ावा देता है, तो किसको बढ़ावा देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा सहयोग की भावना को क्या होता है, बढ़ावा देता है। यानी जो स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे को मतलब के साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है इसमें ये एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और इस जैसे कि प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदता भी करते हैं। ठीक है, तो सहयोग की भावना इसका सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है विकास की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? तो इसमें ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक जो है तो इसमें क्यों? क्योंकि विकास की दर कम होती है और ये नकारात्मक दिशा में जाता है, तो इसलिए ऋणात्मक जो है इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोग किसने बताया? तो किसने बताया है? इसका सही आंसर क्रो एंड क्रो रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब ये क्या मानते थे कि सूझ का सिद्धांत एक रचनात्मक क्षेत्रों में समस्याओं को सुलझाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए क्रो एंड क्रो ने ये बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आदतें होती हैं, यानी हमें जो आदतें आती हैं वो कैसे आती हैं, हम अर्जित करते हैं। ठीक है, तो आदतें जो है अर्जित करके आती हैं। और व्यवहार की हम बात करें तो व्यवहार जो होता है वो जन्मजात या अर्जित भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर रहेगा अर्जित होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने, ऑप्शन ए रहेगा। स्किनर के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो की बात करें तो ये शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी की व्याख्या करता है। बुंट की बात करें तो मनोविज्ञान चेतना के अध्ययन पर केंद्रित को बताता है, जबकि थॉर्नडाइक क्या कहता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक जो है थॉर्नडाइक को माना जाता है और ये ठीक है प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो इसीलिए स्किनर यहाँ पे सही रहेगा कथन जो दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? तो किससे संबंधित नहीं है? अनुकूलन से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि सहयोगात्मक रणनीति जो है, ठीक है, ये शब्द जैसे हम इसका यूज करते हैं तो उसके आधार पर अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर रहेगा अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन क्या है? एक जो निष्क्रिय रणनीति है उसको बोलते हैं, जहां एक क्या होता है कोई व्यक्ति या समूह बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार या जो सिचुएशंस हैं, ठीक है, उनको समायोजित करते हैं। और महिलाएं अक्सर परिस्थितियों में अनुकूलन ढलने के बजाय उनमें बदलाव लाने का प्रयास कर देती हैं, तो इसीलिए अनुकूलन इसका सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत क्या है? तो धीमी गति से सीखने वाले जो बालक हैं उनके लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत यहाँ से क्या रहेगा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत रहेगा। थॉर्नडाइक का क्यों रहेगा? क्योंकि इस सिद्धांत में प्रयास और यानी ट्रायल एंड एरर की बात की गई है। ट्रायल एंड एरर, ठीक है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियमों पर जोर दिया गया है, जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट पर भी काफी जोर दिया गया है। लॉ ऑफ रेडीनेस,
लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, और ट्रायल एंड एरर के बारे में बताया गया है कि बच्चा जितना ज्यादा जैसे ट्रायल करेगा, एरर भी होंगे और उसी से उसको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर रहेगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो चिंपैंजियों पर किसने प्रयोग किया था? तो कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, और गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक के रूप में सिद्धांत कारों में से ये एक माने जाते हैं, और इन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम की अवधारणा भी विकसित की है। ठीक है, और चिंपैंजियों को समस्याओं को हल करते हुए देखकर इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जैसे सीखना जो है ट्रायल एंड एरर ही नहीं है। ठीक है, प्रयास और त्रुटि से ही नहीं होता, बल्कि अचानक समझकर अंतर्दृष्टि से भी उसका हल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ट्राई करते रहो, नहीं, अंतर्दृष्टि के माध्यम से जो हमें लर्निंग होती है उसके द्वारा भी हम किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चिंपैंजियों पर प्रयोग जो है कोहलर द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? तो समस्यात्मक बालक वे होते हैं जो अपने व्यवहार और व्यक्तित्व के कारण स्कूल या समाज में समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, यानी सामान्य बालकों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, सामान्य बालकों से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो बालक हैं असामाजिक व्यवहार करते हैं। ठीक है, असामाजिक, कुसमायोजित भी हो सकता है। निम्न बुद्धि वाले बालक एकाकी को समस्या समाधान करने वाले को, तो इसमें कुसमायोजित जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे जो हैं जैसे क्या क्या व्यवहार करते हैं, जैसे चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अनुशासनहीन रहते हैं, समाज में समायोजित होने में उनको कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, तो ये सब जो है होता है इसमें। ठीक है, समस्यात्मक बालक बालक जो है इस तरह के होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ना चाहिए? तो ब्रेल लिपि से अंधे को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेल लिपि जो है वो ब्लाइंड के लिए ही बनाई गई है, अंधों के लिए बनाई गई है जो ब्रेल लिपि है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया था? तो व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका मापन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है गाल्टन ने किया था। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको मापने के लिए पहला प्रयास जो है सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैसे भेदभाव के सरल परीक्षणों का उपयोग किया था। ठीक है, उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मानसिक परीक्षण का भी इनको जनक माना जाता है। तो ये गाल्टन सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो इसमें शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन बी, शिक्षक को विषय की समझ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। एक शिक्षक की योग्यता, लिखावट और अन्य कारक भी प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन विषय के रूप में स्पष्ट जो है हम बात करेंगे क्षमता की। ठीक है, क्षमता सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसीलिए ये सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? तो मन का विज्ञान किसने कहा है? तो ये कहा है ऐसे तो पोम्पोनोजी ने कहा है। ठीक है, पोम्पोनोजी ने, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लेंगे पेस्टोलॉजी को। इन्होंने 17वीं शताब्दी में क्या किया, मैं ऐसा कहा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा में फ्रॉबल का महत्वपूर्ण योगदान डैश 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 का था। ठीक है, योगदान था डैश डैश का विकास। तो किसका विकास? तो इसका सही आंसर रहेगा, यानी फ्रेडरिक फ्रोवेल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये कब से कब तक, 1782 टू 1852, एक जर्मन शिक्षाविद थे, एजुकेशनलिस्ट थे। ठीक है, 1837 में बेड ब्लैंकबर्ग में पहला किंडरगार्टन जो था, इन्होंने स्कूल खोला था। ठीक है, मतलब स्कूल खोलने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है किंडरगार्टन का विकास।
ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित किसने की? तो बुद्धि मॉडल की जो संरचना है वो प्रस्तावित की है जेपी गिलफोर्ड ने। ऑप्शन थर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट सिद्धांत पर आधारित है ये, और ये मॉडल के अनुसार बुद्धि के विभिन्न कारक 3 मुख्य आयामों में वर्गीकृत होते हैं: संचालन, विषय वस्तु, उत्पादन, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके ऊपर 2 है निर्धारित है। एंड क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो कौन सी अवस्था है? तो इसका जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम लेंगे, सेंसोरी मोटर। ठीक है, स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक, इसमें बच्चे अपनी इंद्रियों सेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे देखना, सुनना, छूना, खींचना, पकड़ना, हिलाना। ठीक है, वैसे मतलब दुनिया का अनुभव करते रहते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये जन्म से 2 वर्ष तक। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, क्यों होती है? क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास शरीर के आकार में, जैसे ऊंचाई या वजन का बढ़ना, ठीक है, मांसपेशियों, हड्डियों के विकास से संबंधित है। तो इसीलिए ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है वस्तुनिष्ठता। ठीक है, वस्तुनिष्ठता, क्योंकि आत्मनिरीक्षण के बजाय अवलोकन और मापने योग्य व्यवहार पर यह जोर देता है, वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, व्यवहार का बाद का मुख्य योगदान मनोविज्ञान और शिक्षा में वस्तुनिष्ठ लाना था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, ठीक है, उनकी कमियों के कारणों का पता लगाना, बच्चों को समायोजन और सहायता करना। तो उपरोक्त सभी यानी सारे ही इसके सही आंसर हैं। ठीक है, एंड ये इसका सारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में जो क्वेश्चन है कवर किए गए हैं साइकोलॉजी के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ही कवर किए गए हैं, बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एंड तक सारी वीडियो को देखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।